हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम फिर से अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है आपका पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप यूँ समझ लीजिए बैकबोन है, ठीक है ना। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि 11th और 12th में जब आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये जो चैप्टर्स है उनकी कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ में आते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, ये दो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। उसमें से हम फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें हिस्ट्री के बारे में कि क्यों पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत हमें महसूस हुई, ठीक है ना। स्टार्टिंग में क्या था, एलिमेंट्स कम थे, ठीक है ना, 2 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, धीरे धीरे डिस्कवरीज होती गई, ठीक है ना। तब साइंटिस्ट लोगों को स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए तब उन्हें जब 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना पड़ता था, ठीक है ना, तब उन्हें दिक्कतें आने स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आपको पूरी, जैसे एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ, ठीक है, उसके ऊपर किसी ने बुक लिख दी, दूसरा एलिमेंट की डिस्कवरी, उसके ऊपर किसी और ने बुक लिख दी। अब जब तीसरे व्यक्ति को उन दोनों एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है तो उसे पहली बुक और दूसरी बुक दोनों पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके वो कंपेयर कर सकता है, वरना कोई इजी तरीके से उसके कंपैरिजन का कोई भी वो सिग्निफिकेंस नहीं था उनके पास कि कैसे हम अलग अलग जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या उनमें सिमिलरिटीज़ है, क्या डिससिमिलरिटीज़ है, ठीक है ना। तो इन सब की दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, धीरे धीरे अपने अपने हिसाब से, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से पीरियोडिक टेबल को, या हम कहें कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो उसी में आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है ना। एक एक करके जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं उन्होंने कैसे आपके जो पीरियोडिक टेबल है या एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया, वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आप अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज जो है आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिसिटी भी बोल सकते हैं या आप पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हो, या एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, 2-3 नाम है। अपना सिंपल पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। इसमें हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था, ठीक है, लेओ शायर। लेओ शायर्स रूल, ठीक है। लेओ शायर ने एक रूल दिया था, या हम कह सकते हैं उसने एक क्लासिफिकेशन दिया था। तो लेओ शायर्स क्लासिफिकेशन लिख लीजिए आप, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो लेओ शायर ने क्या किया, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स थे उनको 2 कैटेगरी में उसने डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी में मेटल और दूसरी कैटेगरी में नॉन मेटल्स, ठीक है। कुछ समय तक तो ये चलता रहा, ठीक है, लेकिन बाद में डिस्कवरीज हो गई आपके मेटेलॉइड्स की, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मैच करती है, दोनों के बीच में होती है, तो उन्हें कहाँ रखें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, वहीं पे आपका लेओ शायर का जो क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग देखो ऐसे ही होती है, ठीक है ना, डिस्कवरी एक ही बार में नहीं होती है, धीरे धीरे डिस्कवरी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो लेओ शायर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसने क्या किया था, ये जितनी भी आपके एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, इसने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। एक था अपना मेटल्स और एक था अपना नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स कौन से होते हैं आपके एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये आपका Na+ आयन फॉर्म करता है, ठीक है ना। इसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं। ये जो आपको मेटल्स होते हैं ना, इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्लस चार्ज आता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है ना। तो इन्हें हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ठीक है।
नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स क्या होती है, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे आपका क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- फॉर्म कर लेगा, ठीक है ना। ऐसे उसने क्या किया, सिंपल दो टाइप में आपके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर दिया या डिवाइड कर दिया, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। बट जैसे ही मेटलॉइड्स आए तब ये आपका रूल अप्लाई नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम उसे इस कैटेगरी में रखें या इस कैटेगरी में, तभी से आपका ये जो आपका क्लासिफिकेशन है ये डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, देयर इज नो प्लेस फॉर मेटलॉइड्स in Leo-Szilard's classification. So this classification is discard later, ठीक है ना। बाद में इसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब मना कर दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, किसके लिए, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड अटेम्प्ट हुआ था, वो किया था आपके डोबरनियर ने, ठीक है। एक और साइंटिस्ट आया था, इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आपके सेकंड साइंटिस्ट के बारे में। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके सेकंड साइंटिस्ट के बारे में। सेकंड जो साइंटिस्ट था आपका, दैट इज डोबरनियर्स ट्रायड। इसने क्या किया, इसने कुछ एलिमेंट्स लिए, ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। ये तीन एलिमेंट्स लिए इसने, ठीक है। और एलिमेंट्स को इसने क्या किया, तीन तीन के सेट में डिवाइड किया, मतलब ट्राई मतलब तीन, ठीक है। तो इसने क्या किया, एलिमेंट्स को तीन तीन के सेट में डिवाइड किया, ठीक है। और सेट में डिवाइड करके इसने ये बताया कि जो आपके मिडिल वाला जो एलिमेंट होता है, ठीक है ना, उसका जो एटॉमिक मास होता है वो लिथियम, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, और जो आपका लास्ट थर्ड एलिमेंट है, जो आपके टर्मिनल एटम्स है, ठीक है, उनके एवरेज के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनके एवरेज प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। सिंपल सा इसका रूल था, मतलब क्लासिफिकेशन था। देखो जब उस टाइम क्या है, जिस साइंटिस्ट के मन में जो आया, ठीक है ना, उसने वैसे क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ में आया, कुछ एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हुआ, तो इसने ये रूल बना दिया। किसी और ने दूसरे तरीके से उसको समझ में आया तो उसने अपना रूल बना दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके अपने अपने रूल बनते गए अलग अलग साइंटिस्ट के, ठीक है। यहाँ अगर हम लिथियम का एटॉमिक मास देखें, दैट इज 7, ठीक है, और पोटेशियम का होता है 39। जब आप सोडियम का निकालते हो तो मास आता है 7 + 39 डिवाइड बाई 2, अगर आप करते हो दैट इज 23, और आपका सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ठीक है ना। तो ये मास लगभग आता है, ठीक है ना। ऐसा हर केस में जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आए, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन होता है आपका 35.5, ठीक है। ब्रोमीन होता है 80, और ये होता है आपका 127। तो यहाँ से अगर आप ब्रोमीन का मास निकालते हो तो 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2, ये होता है आपका 162.5, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये होता है आपका 81.25, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो आपके ऑलमोस्ट है आपके ब्रोमीन के मास के इक्वल, ठीक है ना, क्लियर है। इसी के अलावा आप और एग्जांपल देखना चाहो तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है, ये होता है आपका 40, ठीक है, ये होता है आपका 88, ठीक है, और ये होता है आपका 137, ठीक है। जब आप इसका मास निकालोगे स्ट्रोंशियम का, वो आएगा 40 + 137 डिवाइड बाई 2, ये होता है आपका 177 डिवाइड बाई 2,
ये अराउंड आता है आपके 88.5 के बराबर, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 88 के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से उसने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, ठीक है। बट हमें भी पता है कि ये जो चीज़ है कुछ एलिमेंट्स के लिए तो एप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन सभी एलिमेंट्स के लिए क्या होती है, एप्लीकेबल नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो यही इसका ड्रॉबैक भी था, ठीक है ना, कि ये जो क्लासिफिकेशन था ये सभी एलिमेंट्स के लिए क्लासीफाई नहीं हो पाया, मतलब फुलफिल नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेते हैं इन दिस क्लासिफिकेशन डोवर्नियर make a set of 3 elements that is tried, ठीक है। इन दिस क्लासिफिकेशन डोवर्नियर make a set of 3 elements trieds and the mass of middle element is the average mass of both terminal elements, ठीक है। जो मिडिल एलिमेंट का मास था वो आपके जो टर्मिनल एलिमेंट्स हैं उनका एवरेज मास था, ठीक है। बट ये भी अपने को पता है कि नहीं था सही, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। वैसे जनरली बहुत सारी चीज़ें आपके चैप्टर में जो पूछने लायक हैं, ठीक है, जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, बट कभी कभी किस्मत ख़राब हो तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसे टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। आपको कोई भी एक एलिमेंट ए दे देगा, ठीक है, बी दे देगा और सी दे देगा, ठीक है, या फिर आपको एक ए एलिमेंट दे देगा और सी एलिमेंट दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा बी के लिए कि इन 4 ऑप्शन में से आपको बी कौन सा सही एलिमेंट लगता है अकॉर्डिंग टू डोवर्नियर्स ट्राइड, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ए का जो मास है मान लो एक्स है और इसका वाई है, तो आपको एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। जो ये वैल्यू आएगी उसको वैल्यू को देखना है आपका जो 4 ऑप्शन दिए हुए उनमें से एवरेज किसके बराबर हो रही है। सपोज करो ये 50 आ रही है, ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 4 एलिमेंट्स हैं उसका जो मास आ रहा है वो 50 के आसपास है। एग्जैक्ट 50 है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 50 के आसपास भी है तो भी चलेगा, जैसे 48, 49, 51 वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन इस पे ऊपर बन सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये था आपका सेकंड रूल, आपका आया सेकंड क्लासिफिकेशन डोवर्नियर्स ट्राइड, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके थर्ड साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है, वो था आपका न्यूलैंड, ठीक है। उसने क्या किया था, एलिमेंट्स को सबसे पहले एक रो में क्लासीफाई किया, 7 जो आपके होते हैं ना आपके संगीत में 7 स्वर, सारे गामा पा, ठीक है, उस टाइप से उसने क्या किया, 7 लाइन में एलिमेंट्स को उसने क्लासीफाई किया, ठीक है, अरेंज किया एक तरह से, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं उसका क्या रूल है, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका न्यूलैंड्स का रूल, ठीक है, या न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। थर्ड वन दैट इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल या फिर न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्लासिफिकेशन। इसने क्या किया था, इसने एलिमेंट्स को एक लाइन से जमाया, ठीक है ना। जैसे आपके होते हैं ना संगीत में 7 स्वर, जैसे सा, रे, गा, गामा, नी, ठीक है।
ये आपके 7 स्वर होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 8वां स्वर आता है दोबारा आपका ये रिपीट होता है, ठीक है। यही इस क्लासिफिकेशन की खासियत थी कि उसके अकॉर्डिंग जो 8वां एलिमेंट्स होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिजेंबल करती है आपके फर्स्ट एलिमेंट के साथ। मतलब एवरी एर्थ एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टी और द सिमिलर प्रॉपर्टी इज द फर्स्ट एलिमेंट हैव, ठीक है। मतलब जो आपका एर्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी या सिमिलर होगी लगभग जो आपके फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर जो 15 एलिमेंट आएगा 15 वाला उसकी प्रॉपर्टी आपके इन दोनों से आपके मैच करेगी, ठीक है ना। इस टाइप से उसने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको ऑक्टेव रूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपके जो एलिमेंट्स थे दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस टाइम तक क्या था, आपके जो नोबल गैसेस थी उनकी डिस्कवरीज नहीं हो पाई थी, ठीक है। इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। ये चीज़ ध्यान रखने लायक है, ठीक है ना, कि नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। कभी कभी कंपैरिजन भी दे दिया जाता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव रूल है वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको इनमें से कोई दे देगा और 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन में आपका ये जो आपकी नोबल गैस है उसका दे देगा, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते ऑक्टेव रूल के साथ, क्योंकि उस टाइम आपके नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। फ्लोरीन, फिर आपके बाद आता है नियोन, तो वो होगा नहीं। उसके बाद आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। फिर आपका आता है आर्गन, वो नहीं होगा। फिर आपका आता है पोटेशियम और कैल्शियम। बस ये जो आपका ऑक्टेव रूल है बस यहीं तक ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ आपका होता है एंड। क्या होता है? एंड। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में तो आपको पता है, आपको इसी चैप्टर में आगे पता चलेगा कि जो आपके 2, 8, 8, 18, 18 इस टाइप से क्या है, आपके एलिमेंट्स चेंज होते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट है, फिर आपका एर्थ एलिमेंट, फिर उसमें 16 और फिर 18, ठीक है। तो जैसे आपका ये फ्लोरीन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9 और ये आपका क्लोरीन 9 + 8 कितना हुआ आपका 17, ठीक है। उसके बाद फिर एर्थ एलिमेंट आना चाहिए एज पर ऑक्टेव रूल न्यूलैंड्स का। क्यों? उसने क्या कहा था कि हर 8वां इलेक्ट्रॉन आपकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करता है। बट यहाँ पे आपके देखोगे कि कैल्शियम के बाद आता है आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये क्या है आपके डी ब्लॉक के मेटल्स है, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक के मेटल्स के लिए तो ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं। डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 8 + 10 18 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपका जो रूल होता है केवल कैल्शियम तक के लिए ही अप्लाई होता है, बाद में आगे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना। सिंपल याद रख लो, ये इसको याद रखने की भी कोई झंझट नहीं है, ठीक है ना। इसके लफड़े में मत पड़ो, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है कि ये जो आपका रूल है एप्लीकेबल है कहाँ तक, केवल 20 तक ही एप्लीकेबल है। उसके बाद आपके डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपके ये जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके 2 ड्रॉबैक हो गए, ठीक है। पहला तो ये ड्रॉबैक हो गया कि ये केवल कैल्शियम तक के लिए एप्लीकेबल है। बाद में क्या हुआ, जैसे ही आपके यहाँ तक तो ठीक था कि जैसे आपकी जो प्रॉपर्टी है लिथियम की वो सोडियम से मैच करती है, ठीक है, और सोडियम की पोटेशियम से, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है, करेक्ट था। बट जैसे नोबल गैस की डिस्कवरी होते हैं, आपके पास आ गया यहाँ पे नियोन, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका आर्गन, ठीक है। अब आपका जो एर्थ एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फर्स्ट और एर्थ एलिमेंट, उसने क्या कहा था, फर्स्ट और एर्थ में आपकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट और एर्थ में अगर आप देखोगे तो ये तो आपकी नोबल गैस है, ये आपका लिथियम, कहीं पे भी आपका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका रूल क्या हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसके फेलियर के 2 ही रीजन है
ये एक तो ये 20 तक ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है, डी ब्लॉक में एप्लीकेबल नहीं होता, उसके आगे वाले एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। और दूसरा, जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, ठीक है ना, तब भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके बारे में हम पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। देखो ये इनके ऊपर कभी कभी क्या क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि समझ में आना चाहिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, न्यूलैंड he arranged the elements in a row, ठीक है, and every earth element, every earth element repeat its properties, or we can say element shows similarities, every earth element shows similarities with the first element, ठीक है, every earth element shows similarities with the first element, ठीक है। ये इसका न्यूलैंड का फॉर्मूला था, रूल था, ठीक है। बट ये क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो आप रीजन लिख सकते हो, रीजन्स फॉर फेलियर, रीजन्स फॉर फेलियर, ठीक है। तो इसके दो रीजन मेन रहेंगे आपके, कौन कौन से रीजन्स रहेंगे, देखिए। फर्स्ट रीजन तो क्या रहेगा, आफ्टर द डिस्कवरीज ऑफ, आफ्टर द डिस्कवरीज of noble gases, this classification is not valid, ठीक है, ये आपका वैलिड नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि एर्थ एलिमेंट से और फर्स्ट एलिमेंट में कोई प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज नहीं थी, ठीक है। सेकंड आप देखोगे तो सेकंड क्या था, दिस रूल और दिस क्लासिफिकेशन is only valid till calcium, that is Ca, ठीक है। तो वहां तक के लिए ये आपका एप्लीकेबल होता है, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक मास होता है 40, ठीक है। तो ये इसके रीजंस थे फेलियर्स के, ठीक है, क्लियर है। ये तो था आपके थर्ड साइंटिस्ट, दैट इज न्यूलैंड, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, दैट इज लोथर मेयर, ठीक है। इस साइंटिस्ट की एक खास बात थी, ये थी कि इसने क्या किया, अरेंज करना स्टार्ट कर दिया एलिमेंट्स को, ठीक है। ये हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू उसने एटॉमिक मास के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से उसने अरेंज करना स्टार्ट किया था, ठीक है। मतलब एक नई डायरेक्शन स्टार्ट कर दी थी, एक नई डायरेक्शन दे दी थी कि हम एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं ताकि हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी शो हो, ठीक है ना। ऑल्दो ये 20 तक की रही थी, 20 तक की, बट एक स्टार्टिंग मिल गया था कि हाँ हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद लोथर मेयर एक साइंटिस्ट आया था, उसने भी यही किया, उसने भी जो एलिमेंट्स थे उसने एक ग्राफ प्लॉट किया था एक्चुअली एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वो भी आपके, उसने भी क्या किया था, आपके एलिमेंट्स को अरेंज करके ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में वो ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक है, और उसके बेसिस पे उसने क्लासिफिकेशन किया था। वो भी एक अच्छा आपका कह सकते हैं कि अच्छा वो था, स्टेप था, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं आपका फोर्थ साइंटिस्ट के बारे में, दैट इज लोथर मेयर। फोर्थ है आपका
लोथर मेयर कर्व। इसने क्या किया था, एक ग्राफ प्लॉट किया था या कर्व प्लॉट किया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है ना। सिंपल सा आपका एक कर्व था जो आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है ना। एक तरफ इसने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम लिया। वॉल्यूम आपका जो सिंपल होता है मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है ना। वो आपने लिया तो, और साथ में लिया आपका एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसने जब ये ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है ना, एक्चुअली इसने ये माना कि जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो आपके पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मास की, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो इसको ध्यान में रखना अपने को, ठीक है। देखिए इसका जो ग्राफ था कैसा आता है, इस टाइप का ग्राफ आता है इसका, ठीक है। इस टाइप के ग्राफ में क्या है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, बट नॉर्मली आपका इसी टाइप का ग्राफ रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा शार्प कहीं पे रहेगा। तो उसने देखा कि वो एलिमेंट्स, ठीक है ना, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, वो एलिमेंट्स आपके इस ग्राफ के अंदर सिमिलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे लिथियम है, ये आपके जो एल्केली मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, एल्केली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो एल्केली मेटल्स में आपके एलिमेंट आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, ठीक है, और आगे सीजियम, ठीक है। तो ये जो सेम एलिमेंट्स है, सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, ये आपके ग्राफ में सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। मतलब सब आपके पीक में है, ठीक है। जैसे आपके हेलोजन ग्रुप होते हैं, हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से आते हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है, इस कर्व के असेंडिंग पोजीशन में है, ठीक है। तो सभी की पोजीशन सेम है, सभी असेंडिंग पोजीशन पे है कर्व के, ये भी चीज़ है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। ये आपके ग्राफ में डिसेंडिंग जो पोजीशन है, मतलब नीचे जाती हुई पोजीशन, उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, सभी के सभी सिमिलर पोजीशन है, ठीक है। और लास्ट में आपके आते हैं कुछ एलिमेंट्स जैसे मेटेलॉइड्स या फिर आपके ट्रांजिशन मेटल्स, वो आपके जो बॉटम पार्ट है आपके कर्व का, वो ऑक्यूपाई करते हैं जगह, ठीक है। तो यही एक खास बात थी इस कर्व की, कि हाँ इसने जो बताया वो सही बताया, ठीक है। कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके एलिमेंट्स या सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं, वो आपके ग्राफ में या जो आपका कर्व है उसमें सिमिलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, बहुत सही है, ठीक है। क्योंकि हमें ग्राफ के बारे में, ग्राफ को देख के हम ये कह सकते हैं बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बट इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये तो ठीक है, चलो इतने से एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर आप देखोगे अभी के टाइम में 118 एलिमेंट्स के आसपास है, ठीक है। उनके लिए क्या आप ग्राफ बनाना स्टार्ट करोगे अगर आपको प्रॉपर्टीज़ में वो देखना है सिमिलरिटीज़, तो इसका प्रॉपर्टीज मतलब कि जो इसका प्रैक्टिकल यूज है ना, वो नहीं हो सकता है, टफ है, बहुत टफ है ये, ठीक है ना। थोड़े से एलिमेंट्स के लिए सही है, ठीक है। बट 100 एलिमेंट, 150 एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती जा रही है, कल को हो सकता है 150 एलिमेंट हो जाए। तो हर एक एलिमेंट के लिए आप इस तरह से ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है ना। तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ ना होने की वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। बाकी ये ग्राफ आपका बिल्कुल सही था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लोथर मेयर का जो आपका कंक्लूजन था वो क्या था, he plotted a graph between atomic volume and atomic mass and the elements and the elements with similar properties occupy similar
पोजीशन ऑन कर्व, ठीक है, ये इसकी एक खास बात थी, ठीक है। जो आपके एल्केलाइन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, एल्केली मेटल्स, ये आप इसी चैप्टर में आगे देखोगे एल्केली मेटल्स कौन से होते हैं आपके, ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, आपके टॉप पोजीशन को, ठीक है ना, टॉप ऑफ द कर्व, ठीक है। जो आपके हेलोजन होते हैं, ठीक है ना, हेलोजन्स, ठीक है, ये आपके असेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं कर्व में, ठीक है ना, असेंडिंग पोजीशन ऑन कर्व, ठीक है। जो आपके एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये आपके डिसेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, ये आपके डिसेंडिंग पोजीशन ऑन कर्व, ठीक है। और आपके बॉटम में आते हैं आपके मेटेलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, ये आपके बॉटम पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, बॉटम ऑफ द कर्व, ठीक है। तो इस टाइप से उसने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया ग्राफ के जरिए, ठीक है ना। ऑल्दो ग्राफ सही था, बट इसका अगर हम रीजन देखें डिस्कार्डिंग के लिए, ठीक है ना, फेलियर रीजन अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है। मतलब अगर हमें याद करनी हो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, तो वो आपके बार बार ग्राफ को प्लॉट नहीं कर सकता है, ठीक है ना, उससे बहुत परेशानी आएगी, ठीक है। हो सकता है सही हो, बट प्रैक्टिकल यूज भी होना चाहिए उसको, ठीक है ना, थोड़ा इजी तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। सो देयर इज, हम लिख सकते हैं देयर इज नो प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस कर्व, ठीक है ना, कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था उसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका ध्यान रखना है, ठीक है। फोर्थ आपका लोथर मेयर कर्व। तो देखिए हर एक आपका जो साइंटिस्ट आता जा रहा है वो फेल होता जा रहा है, तो पास कौन होगा, पास होगा अपना नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसे हम बोलते हैं मेंडेलियस, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेंडेलियस, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी कमियां थी, ठीक है ना, और उसी के बाद आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी, ठीक है ना। बट वहीं से आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज की है और जो आपके मेंडेलियस की पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, ठीक है ना, उसी से उसको डिराइव किया गया है, ठीक है। इसलिए मेंडेलियस की जो आपकी थ्योरी है, मतलब उसका जो क्लासिफिकेशन का तरीका है वो इम्पोर्टेंट है, वो सक्सेसफुल है, ठीक है। उसी को हम आज भी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम पढ़ते हैं आपके मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के बारे में। ओके, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं आपकी एट्थ, जो आपका फिफ्थ साइंटिस्ट है दैट इज मेंडेलियस, उसके पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ते हैं। फिफ्थ है दैट इज मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो मेंडेलिक पीरियोडिक लॉ क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक लॉ इसका, कि इसके इस लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब मेंडेलिव के पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of an element the physical and chemical properties of an element are the periodic function
पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ये उसका लॉ था, ठीक है, कि जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है आपके एटॉमिक मास के। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक एलिमेंट है उसका कुछ फिक्स्ड मास है, ठीक है, उसके बाद किसी फिक्स्ड मास पे जो दोबारा दूसरा एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी फिजिकल और केमिकल वो क्या होगी, अपने आप रिपीट होगी, ठीक है ना। ये वो वैसा ही है जैसा आपका था न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल, जिसमें हर एर्थ एलिमेंट क्या है फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करता था, ठीक है। वैसा ही सेम है यहाँ पे, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ मास के बाद आपका जो एलिमेंट्स है वो आपके जो पहले वाला एलिमेंट्स है, ठीक है ना, उससे आपके प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है ना। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जैसे ये घड़ी है, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होती है और ये 60 सेकंड के बाद दोबारा यहाँ पे आके रुक जाती है, मतलब दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाती है। तो ये हर 60 सेकंड में सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, मतलब हर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करती है। वैसे ये है यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास के है, ठीक है। कुछ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ मास के बाद आपका जो एलिमेंट आएगा वो पहले वाले मास के बराबर ही होगा, मतलब प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना, सिमिलरिटी शो करेगा। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, बट ऐसा होता नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअल में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है आपके एटॉमिक नंबर के, किसके, एटॉमिक नंबर के, ठीक है ना। इसलिए आपको पता होगा कि जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं उसको, ना कि एटॉमिक मास के हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसके, एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास के। इसलिए मैंने आपको हाईलाइट किया है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टी है या पीरियोडिक लॉ है वो उसमें पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो आपको ऑप्शन में एटॉमिक मास भी मिलता है, एटॉमिक नंबर भी मिलता है, तो एटॉमिक मास करेक्ट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेंडलीव के अकॉर्डिंग तो एटॉमिक मास ही था, ठीक है। बट मॉडर्न जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें आपका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा, ठीक है। ये इसकी खास बात थी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको को हम लिख भी सकते हैं आप चाहो तो सिंपल वर्ड्स में, दैट इज द प्रॉपर्टीज shows similarities with a fixed interval of mass. Fixed interval of atomic mass, ठीक है ना। जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलरिटी शो करती है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ मास के बाद, ठीक है। तो ये था आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है। ऑल्दो ये भी गलत ही था बट फिर भी हम इसको मानते हैं, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, मतलब इसने क्या किया था, एक टेबल फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। उस टाइम अराउंड 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, उन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है, और एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया था, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं, उसकी वो कैसे इसने अरेंज किया था वो भी हम देख लेते हैं। इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। He arranged the 63 elements in a table form which are known at that time, and this table is known as Mendeleev's periodic table, MDT। इसे हम क्या बोलते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, MPT, ठीक है ना। MPT इज दिस टेबल इज नोन एज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो उसमें क्या किया था उसने, उस टेबल के अकॉर्डिंग उसमें आपके 7 तो क्या थी, हॉरिजॉन्टल रोज थी,
ठीक है, और 8 क्या थे आपके वर्टिकल कॉलम्स थे, ठीक है, वो भी हम लिख लेते हैं। इन दिस टेबल, और वी कैन से इन Mendeleev's periodic table, there are 7 horizontal rows जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स, ठीक है, दैट इज नोन एज पीरियड्स, ठीक है। एंड देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक टेबल फॉर्म बनाई, ठीक है, जिसमें आपकी 7 तो क्या थी, हॉरिजॉन्टल रोज थी जिन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है, और 8 क्या थी, आपके वर्टिकल कॉलम्स थे, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। और ये जो आपके 8 वर्टिकल ग्रुप्स कॉलम्स थे, ये आपके और सब डिवाइड थे, ठीक है ना, हर एक उसने कॉलम को 2 सब कॉलम्स में डिवाइड किया था, या सब ग्रुप में डिवाइड किया था, ए और बी में, ठीक है। ये भी हम लिख लेते हैं। एंड एवरी ग्रुप इज सब डिवाइड into two parts that is A and B। उसने A और B में 2 पार्ट में उसको सब डिवाइड किया था, एक जो आपका ग्रुप था उसको, ठीक है ना। और ये जो आपके A और B थे, ये आपके 7 वर्टिकल कॉलम्स में थे। कहाँ पे, टोटल तो 8 थी, ठीक है, उसने केवल 7 तक ही उसको क्या किया था, क्लासिफाई किया था। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। देखिए उस टाइम एक तो क्या है, नोबल गैस की डिस्कवरीज भी नहीं हुई थी, ठीक है ना, तो उसकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें आपको नोबल गैस का कॉलम भी नहीं मिलता है, ठीक है ना, लेकिन वो बाद में ऐड किया गया था जब उनकी डिस्कवरीज हो गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख रहे थे आपके ए और बी पार्ट में, ठीक है ना, 1 to 7 जो 8th आपके वर्टिकल कॉलम से, उसमें से 1 to 7 को उसने कितने पार्ट में डिवाइड किया, ए और बी में 2 पार्ट में, ठीक है। 1 to 7 आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी, ठीक है। बट जो आपका 8th पार्ट उसको उसने डिवाइड नहीं किया था, ठीक है। 8th पार्ट और वी कैन से 8th कॉलम is not divided into subgroups, ठीक है, उसने 8th ग्रुप्स को डिवाइड नहीं किया था। 8th ग्रुप्स में उसने रखा था आपके आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है ना, इस टाइप के आपके तीन एलिमेंट्स का सेट रखा था उसने, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, ठीक है ना, इसलिए उसने 8th कॉलम को डिवाइड नहीं किया था, ठीक है ना। बाकी जितने भी आपके थे, ठीक है, उन सबको इसने क्या किया था, 1 से 7 को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। इसके बाद ये भी आप लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा, जब नोबल गैस आई, ठीक है ना, तब आपका एक और कॉलम ऐड किया गया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जीरो ग्रुप, ठीक है, वो भी बाद में ऐड किया था आफ्टर द डिस्कवरीज ऑफ नोबल गैस। A zero group is also added or was also added, ठीक है। तो 8th तो ग्रुप थे, उसके बाद एक और आपका 0 ग्रुप मिलेगा जो बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये आपके मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल के कुछ रूल्स होते हैं जो अपने को ध्यान में रखना, ठीक है ना। एक बार आप इन सबको एक बार नोट कीजिए, ओके। तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए आज के लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल आपकी स्टार्ट की, ठीक है, और हिस्ट्री के बारे में देखा। हिस्ट्री को जानना भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
इसलिए आज हमने बेसिक हिस्ट्री आपके पढ़ी है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने आपके लेओ शायर का रूल पढ़ा, ठीक है, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, ठीक है। तो अलग अलग जितने भी आपके साइंटिस्ट थे, लोथर मेयर, ठीक है, डोबर्नियर, स्ट्राइड, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपने हिसाब से अलग अलग क्लासीफाई किया था आपके एलिमेंट्स को। और अभी हम पढ़ रहे हैं आपके मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो वो जो आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, और फिर आज तो यही होगी, कल भी नेक्स्ट लेक्चर में इसी को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो भी है आपकी, उसको स्टार्ट करेंगे कि वो क्या होती है और उसे कैसे फॉर्म किया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।